जो है वो प्रैक्टिकल सेंटर का पेपर जो है वो सॉल्व करें कॉम्प्रिहेंसिव, और ये ईयर हमारे पास 2025 का फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है, तो जिसके एमसीक्यूज़ और सेक्शन बी सेक्शन सी ये सारी चीज़ें हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले तो एमसीक्यूज़ है। आपको पता है केमिस्ट्री के पोर्शन में क्या होता है, हमारे पास एमसीक्यूज़ आते हैं कि 17 एमसीक्यूज़ हमारे पास सबसे पहले होंगे, उसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट होगा। तो उन तमाम एमसीक्यूज़ के यहाँ पर मैं डिटेल डिस्कशन करूँगा, उसको यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा, और आपको भी यकीनन आती होंगे तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है द नंबर ऑफ मोल्स इन 1.25 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट STP इज डैश। तो सबसे पहली बात तो ये एमसीक्यूज़ हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से आया है। आपको ये वॉल्यूम दिया जा रहा है, तो 1.25 dm³ वॉल्यूम दिया हुआ जा रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है बताएं इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होते हैं, स्मॉल इनकी तादाद पूछी जा रही है STP पर। तो अब इसमें हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमें पता है कि वॉल्यूम एट STP ये बराबर होता है नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.41 के। ये चैप्टर 1 है स्टेशोमेट्री, और अगर आपको यहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स बताना है तो ये बराबर किसके हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.41, तो ये 1.12 डिवाइड बाय 22.41 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका हमारे पास 0.05। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास चैप्टर 1 से आया। तो बड़ी डिटेल में डिस्कशन करता हूँ, सिर्फ आंसर नहीं बताता मैं कभी कि ये आंसर हो गया। अक्सर बच्चे होते हैं ना, सर ये तो सॉल्व किया हुआ भी मिल जाता है, निशान लगा हुआ। तो इस निशान लगे हुए मिलना और पूरा क्लास में सॉल्व करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। निशान लगे में रट्टा मार दोगे और समझ के क्या होगा, इस जैसे और भी एमसीक्यूज़ आप कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं पूरी वीडियो बनाता हूँ और इसको मैं अपलोड करता हूँ ताकि डिटेल डिस्कशन एक पेपर के बारे में हो जाए। सिर्फ ये नहीं कि पेपर मिल जाए या फिर आंसर टिक लगा हुआ मिल जाए, तो उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, सेकंड है एमसीक्यूज़ है वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस चैप्टर 3, सॉरी इस नंबर 3, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 से आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स है ना। कह रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, इसके मतलब स्मॉल n की वैल्यू 3 है, तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे इसके अंदर। तो याद रखिए हमने चैप्टर 2 में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो है ना वो एप्लीकेशंस मैंने आपको बताई थी, अलग अलग फार्मूले। तो मैंने बताया था कि अगर आपको किसी ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, n² होता है। तो बेटा 3 का स्क्वायर कर दिया तो ये 9 हो गया, तो ये करेक्ट आंसर 9 आ गया हमारे पास। तो ये सब एग्जैक्टली कॉपी में लिखी हुई चीज़ें अभी तक आपकी जो आ रही है। जहाँ कहीं ऐसी चीज़ आएगी जो मैंने पढ़ाया नहीं होगा, मैं आपको साथ साथ लिखवा दूँगा कि भाई ये लिख लो। ठीक है, नंबर 3 है जनरली एक्चुअल यील्ड इज डैश। दोबारा चैप्टर 1 से एमसीक्यूज आ गया एक और। एक्चुअल यील्ड आपको पता है कि हमेशा वो प्रैक्टिकल यील्ड, सॉरी एक्चुअल यील्ड जो है हमेशा वो थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में कम रहता है। ठीक है, तो ऑलवेज ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। परसेंटेज यील्ड का टॉपिक पढ़ा होगा ना हमने, वहाँ से आया ये। ठीक है बेटा, तो ये तीनों एमसीक्यू समझ में आ गया आपको, 1 2 3। आसान है, बहुत ही आसान है, हर बच्चा कर सकता है ईजिली, परेशानी की बात ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। एमसीक्यू 3 के बाद और दिखाएं, बस काफ़ी है। ठीक है, एमसीक्यू 4 यहाँ पर आपको दिख रहा है। रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ओके, चैप्टर नंबर 4, यस चैप्टर नंबर 4 गैसेस। रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर से कब डेविएट करते हैं, बड़ा आसान एमसीक्यूज है। मतलब रियल गैस कब गैस लॉस को फॉलो नहीं करते, तो कब नहीं करते, मतलब कब वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करते हैं, जब टेम्परेचर बहुत लो होता है और प्रेशर बहुत हाई होता है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर का मतलब कि गैस लॉस को फॉलो ना करना। डेविएट का मतलब होता है इनहराफ कर जाना, डेविएट कर जाना, डेविएशन हो जाना। तो रियल गैसेस की जो डेविएशन होती है आइडियल बिहेवियर से, वो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होती है, जब बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा होता। पक्की बात है। नेक्स्ट एमसीक्यू है सेकंड इनवर्स। आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, सेकंड इनवर्स, ना कि ऐसे लिखते हैं कभी, मतलब अजीब सा लग रहा था। तो ये सेकंड इनवर्स मतलब S-1 है ये। ठीक है, अब सही हो गया। इज़ द यूनिट ऑफ डैश। ये किस चीज़ की यूनिट हो सकती है, रेट कांस्टेंट यूनिट निकल सकती है सेकंड इनवर्स, हमें पता है अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो। सही है, तो
तो ये हमारे पास जो MCQs आया डायरेक्ट ये चैप्टर नंबर 9 से आ रहा है ना, आज टेस्ट भी इसका है, तो आपको तो पता ही होगा इसके बारे में कि सेकंड इनवर्स आ सकती है। बाकी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए तो ज़ाहिर सी बात है मोल पर DMQ पर सेकंड रहती है ये, ठीक है, समझ में आ गई बात। कोई भी मसला आप पूछे मुझे कि सर ये चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है, तो ऐसा मसला नहीं है, आप लाइव भी पूछ सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आप कह सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, यही चीज़ आपने नहीं पढ़ाई है सर, तो आप बोल सकते हैं। नंबर 6 है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज डैश। अब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल मतलब N2 हो ना बेटा, अब नाइट्रोजन इस तरह से होता है N2 है ना, तो इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड आते हैं, तो 1 सिग्मा आया और 2 पाई बॉन्ड आया। तो ये हमारा चैप्टर 3 से MCQs आया ना बॉन्डिंग से, तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, बी ऑप्शन हो गया ये 1 सिग्मा एंड 2 पाई। क्लियर है, समझ में आ गई बात। 7th है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सिमिलर ज्योमेट्री, मतलब आइसो स्ट्रक्चरल, किनका सेम स्ट्रक्चर है। सिमिलर ज्योमेट्री मतलब दोबारा से देखो ये अगेन चैप्टर नंबर 3 से आ रहा है, तो कौन सा ऐसा पेयर है जिसका स्ट्रक्चर हमारे पास सेम आएगा। बस सारे को देखते हैं। CH4 का क्या हो गया हमारा, टेट्राहेड्रल हो गया ना ये, तो ये टेट्राहेड्रल हो गया और ये भी टेट्राहेड्रल होता है CCl4। ऑल ऑफ दिस है भी नहीं, तो मुझे लगता है यही करेक्ट है, क्योंकि आगे नहीं होगा ऐसा, दिखा रहा हूँ कैसे, क्योंकि और मैंने ये देखा ना दोनों टेट्राहेड्रल आ गए, फिर मैंने आगे ऑल ऑफ दिस ढूंढा, ऑल ऑफ दिस नहीं है तो यही आंसर हो गया, सही बात है ना। तो अब देखो बाकी नहीं आएगा। SO2, अच्छा BeCl2 हमें पता है लीनियर होता है, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास ये हमारा SO2 है ना, तो ये स्ट्रक्चर हमारा एंगुलर या बेंट होता है, ठीक है। अमोनिया हमारा ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और आपको पता है ये वाटर एंगुलर होता है, वाटर एंगुलर होता है। एक थोड़ा सा राइट कर दे, एक राइट एरो कर दे एक बार, बस राइट सॉरी, बस। और ये CO2 है तो ये हमारा लीनियर होता है। क्लियर है बेटा, तो इसका मतलब कि वो पेयर ढूंढना था जिसमें दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। हमें पता है वेस्पर मॉडल पढ़ा है ना हमने, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कैसे आते हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन, क्योंकि मीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों टेट्राहेड्रल होते हैं। रीज़न क्या, दोनों के पास 4 बॉन्ड पेयर्स है, और जब चारों बॉन्ड पेयर होता है, लोन पेयर एक भी ना हो, तो सूरत में स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल आता है विद बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज। पर पता है सबको ये हो जाएगा, तो ईजी है। बस अगर मैं नहीं करा था तो भी आप कर लेते हैं ना, मान लेते हैं आज बोर्ड एग्जाम है तो आप कर लेते हैं उसको, इस चीज़ को सपोज करके चलो कि आज ही बोर्ड एग्जाम होता और आपका याद होता, तो आप कर पाते कि नहीं कर पाते। अगर कर पाते तो इट्स मीन्स के ओके तैयारी हुई है, ठीक है। और अगर आप, तो हमेशा ये फील किया करो कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हो और आपके पेपर में आ गया, अब क्या होगा, तो उसके लिहाज से सोचा करो, ठीक है। अगर उसके हिसाब से अगर आपको आंसर क्लिक नहीं हो रहा है, इसके मतलब गड़बड़ी है, परेशानी है, क्यों क्लिक नहीं हो रहा आंसर आपका, इसको बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है 8th है कि द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू विच द रेट लॉ इज R इज इक्वल टू K। 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तभी तो उसमें हमारे पास रिएक्टेंट नहीं आ रहा। रेट लॉ यही उस वक्त होगा जब 0 ऑर्डर होगा, क्योंकि रिएक्टेंट नहीं होता ना K के साथ रेट इक्वेशन के अंदर। इसका चॉइस टेस्ट है चैप्टर 9 का बेटा, तो ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा ऊपर कर दे, करते रहे, काफ़ी है, बस रोक दे। ओके, नेक्स्ट MCQs है द क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, MCQs नंबर 9 है द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर आर द पैरामीटर्स यूज टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डैश। तो ये हमारे पास MCQs जो आया है ये चैप्टर नंबर 4 का है, गैसेस पोर्शन का है, कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर ये हमें लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के बारे में आइडिया प्रोवाइड करता है, या लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के बारे में बताता है कि किस टेम्परेचर और प्रेशर पर गैसेस जो है लिक्विफाई की जा सकती है, तो वो कहलाता है, ठीक है। तो ये इसका ये ऑप्शन करेक्ट है, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। तो एक न्यू MCQs आपने यहाँ पर सीखने में आपको मिला है, ठीक है। MCQs 10 है अकॉर्डिंग टू एजिमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल l, ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सब एनर्जी लेवल इज गिवन बाय डैश। तो इसका भी फॉर्मूला हमने एप्लीकेशंस में पढ़ा था ना, कि हर सब एनर्जी लेवल में कितने हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इसका फॉर्मूला पढ़ा था 2 × 2l+1 पढ़ा था ना। इस फॉर्मूले से पता लग सकता है कि हर सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारे पास C ऑप्शन हो गया करेक्ट। बताइए बात सबको। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 से आया क्वांटम नंबर के टॉपिक से।
MCQ नंबर 11 है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चैप्टर 4। तो हमने पढ़ा था दो तरह के डिवाइसेस का बताया था, एक मैनोमीटर और एक बैरोमीटर। इन दोनों से प्रेशर को मालूम किया जाता है, लेकिन सिलेंडर में अगर गैस है तो उसको मैनोमीटर से ही कैलकुलेट करते हैं उसका प्रेशर, और अगर कोई गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बैरोमीटर। सही है, ए ऑप्शन। 12th है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, चैप्टर नंबर 10 से आ गया ये MCQs, सोल्यूशन एंड कोलॉइड्स, जो कल ही हमने कंप्लीट किया चैप्टर। तो कौन सी बात कोलॉइड्स के बारे में इनकरेक्ट है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है। इट शोज टिंडल इफेक्ट, तो ये तो शो करता है, टिंडल इफेक्ट तो शो करता है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। इट्स पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 1 नैनोमीटर से बड़े होते हैं लेकिन 1000 नैनोमीटर से छोटे होते हैं ना भाई। अब देखो, इट्स पार्टिकल्स मूवमेंट इन ब्राउनियन टाइप, ये फिजिकल अपीयरेंस, ट्रांसलूसेंट, ये सब चीज़ें करेक्ट है, लेकिन ये बात गलत है। जो हमने पढ़ा था कि कोलॉइडल सॉल्यूशन 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर ये साइज़ रखते हैं, और अगर 1 नैनोमीटर से छोटा हुआ तो वो फिर सॉल्यूशन है, और 1000 नैनोमीटर से बड़ा अगर सॉलिड के पार्टिकल का साइज़ हुआ तो वो सस्पेंशन है। क्लियर है? तो ये चैप्टर 10 से आया। 13th MCQs देखते हैं। 2 मोल कोक ऑन कंबस्टन प्रोड्यूसेस दिस वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। ओके, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कंबस्टन करने पर कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का STP पर। अब देखो, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 से आया, मैं इसको वर्बली लॉजिकली सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, तो मैं चाहता हूँ यहीं सॉल्व कर दूँ एक ही लाइन में। कि 2 मोल कोक मतलब होता है कार्बन, 2 मोल कार्बन है, कंबस्टन करेंगे तो कितना वॉल्यूम CO2 का प्रोड्यूस करेगा। देखो, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो 2 मोल कार्बन जो है वो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? अब 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना वॉल्यूम होगा, कितना DM³ होगा, तो 1 मोल होता है 22.41, और 2 मोल होगा तो कितना DM³ आ जाएगा, 22.41 का डबल 44.82। है कोई आंसर इसमें ऐसा? यस, लास्ट वाला है 44.8। समझ में आया कैसे किया? डायरेक्ट मैंने लॉजिकली कर लिया इसको, वर्बली। चाहते तो हम इसको न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी, लेकिन इतना आसान MCQs है कि इसको वर्बली किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? तो 2 मोल को कितना CO2 का DM³ प्रोड्यूस करेगा, तो ये मोल से पहले हमने मोल निकाल लिया कार्बन डाइऑक्साइड का, 2 मोल निकल गया, फिर उस 2 मोलों को कन्वर्ट कर दिया DM³ में, STP गिवन है, तो हमने 22.41 से मल्टीप्लाई किया 2 को, तो ये आ गया हमारे पास 44.82। क्लियर है? सही है। नेक्स्ट 14 देखें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, दोबारा चैप्टर नंबर 4 आया ये। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, PSI में कितना होता है स्टैंडर्ड प्रेशर? हाँ, गलत जवाब, 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच PSI, FPS यूनिट्स के अंदर। ये हम लोगों ने लिखा है, मैंने सारे यूनिट्स बताए आपको याद रखना है भाई। आप ये तो गलती हो गई कि आप इससे कोई भी बच्चा नहीं बता पाया कि 14.7 PSI कह लो, या 1 ATM कह लो, या 760 टोर कह लो, या 760 mm ऑफ Hg कह लो, या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कह लो, या आप 101325 पास्कल कह लो, या 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह लो, या 101.325 किलो पास्कल कह लो। ये सारे के सारे हमारे पास क्या स्टैंडर्ड प्रेशर्स हैं सी लेवल पर 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये तो कोई भी किसी भी यूनिट में आपसे पूछा जा सकती है, सारे मैंने आपको लिखा है कि आप अलग अलग यूनिट्स में आपको ना स्टैंडर्ड प्रेशर आपको पता होना चाहिए कितना होता है। सिर्फ ये नहीं कि ATM में, बहुत सारे बच्चे ना बस ये एक ATM याद करके बैठे होते हैं कि एक ATM होता है स्टैंडर्ड, तो भाई कन्वर्जन भी तो कर सकते हैं, टोर में भी याद रखो, PSI में भी याद रखो, पास्कल में, किलो पास्कल में भी याद रखो। ये भी याद रखो कि टोर को मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी कहा जा सकता है। यह भी याद रखो PSI जो है वो पाउंड पर स्क्वायर इंच है ना भाई। तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। SI यूनिट में कहा जाए तो पास्कल है, तो वो 101325 पास्कल हो गया। किलो पास्कल करना डिवाइड बाय 1000 कर दिया तो 101.325 हो गया। इतना बेसिक है तो ठीक है, तो बताया मैंने आपको, ठीक है। चैप्टर 4 में लिखा होगा आपने, तो मसला आसान MCQ सही है तो काफ़ी। तो 17.4 नहीं है शायद, कभी कभार एक नंबर चूँकि आगे पीछे कंफ्यूज कर दिया गया तो दिमाग कभी कभार घूम जाते हैं साले। तो एक चूँकि अगर नंबर में बहुत बड़ा डिफरेंस होना तो फिर भी सही हो जाता है।
लेकिन अगर बहुत करीब करीब अगर नंबर को आगे पीछे कर दिया है तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि 17.4 था कि 14.7 था। तो ये सब एक जैसे नंबर घुमाए हुए उन्होंने 147 घुमा हुआ आगे पीछे करके, तो कंफ्यूज करने के लिए होता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। क्योंकि हर बच्चे को पता है कि 147 3 नंबर तो था उसमें, अभी किस अरेंज हुआ हुआ तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 15th है द टेम्परेचर एट विच टू एलोट्रोपिक फॉर्म को एग्जिस्ट। ओके, चैप्टर नंबर 6 सॉलिड्स। कौन सा टेम्परेचर होता है? अल्फा सल्फर बीटा सल्फर पढ़ा था। किस टेम्परेचर पर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं? क्या कौन सा टेम्परेचर कहलाता है वो? ट्रांजिशन टेम्परेचर। और अल्फा और बीटा सल्फर का तो हमने पढ़ा था 95.5 डिग्री सेल्सियस, इसको बताया था ना, इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है जिस पर रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो सो फार बेटा सारा रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, कोई भी उससे आउट नहीं आया अब तक एमसीक्यू, अच्छी बात है। तो मसला आगे बढ़े और दिखाएं, 2 एमसीक्यूज और आएंगे आगे, ठीक है बस। ये थोड़ा सा शायद जिसने मुझे पेपर भेजा है थोड़ा सा ब्लर है ऊपर के एमसीक्यूज, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है, क्योंकि प्रोजेक्टर में थोड़ा और ब्लर हो जाता है ना। अब ये असल में लिखा हुआ है, लेकिन दिस इज इफ लिखा हुआ है, इफ, उसके बाद ये लार्ज ब्रैकेट है, दिस इज रिएक्टेंट, ये अपॉन लगा हुआ है, सॉरी ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है प्रोडक्ट, नीचे लिखा हुआ है रिएक्टेंट, और फिर ये लेस देन लिखा हुआ है केसी। तो ये चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज हो गया। और ये मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये कैपिटल क्यू कहलाता है, क्यूसी कहलाता है ये रिएक्शन कोएफिशिएंट। अगर क्यूसी कम हो जाए केसी से तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? पढ़ा था हमने ये वो एप्लीकेशंस ऑफ केसी में, सेकंड वाला जो था डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो अगर क्यूसी ग्रेटर देन केसी होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव करता है, और क्यूसी लेस देन केसी हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है। तो होगा यहाँ कहीं लिखा हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन में टेक प्लेस। पता है सबको, इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था हमने, ये तो मैट्रिक में भी किया था, कोई नई चीज़ थोड़ी, मैट्रिक में भी पढ़ा है, फर्स्ट टाइम ही पढ़ा है। नंबर 2 है 17th एमसीक्यूज है, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन। इसमें से कौन सा बफर सॉल्यूशन नहीं है? ओके, चैप्टर नंबर 8 आ गया, ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से एमसीक्यूज आया। कौन सा बफर सॉल्यूशन नहीं है? चलो डायरेक्ट बता रहे हो, सही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं आता कभी, वीक एसिड या वीक बेस रहता है उसमें, ठीक है, क्लियर है। तो सो फार आसान एमसीक्यूज थे, बस एक एमसीक्यूज था क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर वाला, वो बस आप देख लें, बाकी सब तुम्हारा पढ़ा हुआ था, इजीली हो जाता। अब वही गलत हो जाता है, लेकिन तो वो एक समझ लें कि लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज जिसका आंसर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी देखते हैं। अगर उसमें कुछ नया मिलता है कोई चीज़ तो मैं आपको लिखवा दूंगा, अदरवाइज पूरा पेपर तो ऐसे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, 3 घंटा लग जाएगा, इतना टाइम तो है नहीं, ठीक है। तो बस रिव्यू करते हैं, सही है। कोई न्यू न्यूमेरिकल आएगा तो सॉल्व करा दूंगा, जो आपने कॉपी में नहीं किया होगा तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। सेक्शन बी देखते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन 2-1 सारे सवाल देखूंगा मैं यहाँ पे, चॉइस बेस पे तो हम कर नहीं रहे क्योंकि हमने तो सारे ही पढ़ा है। पहला सवाल आ रहा है स्टेट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड ऑफ प्रिंसिपल। तो ये सवाल आया हमारा, पहला शॉर्ट आया चैप्टर नंबर 2 से आ गया। स्टेटमेंट लिखनी है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की और ऑफ प्रिंसिपल की। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू n+l रूल। करना आता है, ये किया है हमने, n+l रूल के लिहाज से अरेंज करना है। अब देखो सबसे पहले सबके n+l निकाल लो, 4f है तो इसका n+l कितना निकलेगा? 4 और 3 7 निकलेगा, 7 3d 3 + 2 आता निकालना सबको, 5 4s 4 निकलेगा इसका, 6p 6 + 1 7 निकलेगा, 7 + 0 7 5 + 2 7, क्लियर। अब इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले सबसे कम वाला n+l रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या लिखाएगा? 4s के बाद क्या लिखाएगा? 3d। अब 3d के बाद अब सारे 7 वाले हैं तो क्या करेंगे, जिसका n छोटा होगा पहले वो लिखाएगा। तो पहले क्या लिखाएगा? 4f, फिर 5p, फिर 6p, फिर 7s। करना आता सबको ये? तो ये आपका एक सवाल हो गया 4 नंबर का। इसमें और करके लिखा हुआ है स्टेट n+l रूल एंड होल्स रूल, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है सबको? अब कॉपर की दी हुई है Z = 29, तो आपको पता है एंड में सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा? 4s
आ रहा होगा 4s2 3d9, तो हम लोग क्या करेंगे 4s1 3d10 कर देंगे। याद है सबको ये बात? एक्सेप्शन था ना कॉपर में कि अगर 9 हो तो 10 करते हैं कॉपर में, ताकि वो स्टेबल हो जाए। अगला कौन सा दिया हुआ है? Cl- दिया हुआ है बेटा, Cl- Z इक्वल टू 17, तो इलेक्ट्रॉन कितना फिट करेंगे? 17 फिट करेंगे क्या? -1 चार्ज का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना फिल होगा हमारे पास? 18। पता है सबको ये बात? 18 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो करो तो नहीं मैं सॉल्व इसको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा ना ये। तो ये आगे बढ़ता, हम सिर्फ देख रहे हैं कि हमारा पेपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बस ये मकसद है। पूरा पेपर कौन सॉल्व करेगा बार बार, ठीक है? हम तो देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है, कि किस तरह के सवाल आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है ड्राइव जनरल गैस आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT को ड्राइव कर दें एंड कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ गैस कांस्टेंट इन 2 डिफरेंट यूनिट्स। आराम से हो जाएगा। PV इक्वल टू nRT को कर दें आप, ड्राइव हो जाएगा। उसके बाद 2 यूनिट्स में कर लेंगे, एक में 0.0821 आएगा और एक में 8.315 आएगा, ठीक है? वैसे तो हमें तीसरी यूनिट में भी आते ही है वो कैलोरी वाले में, उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन आप 2 में कर लीजिएगा। एक में हम जूल पर मोल पर केल्विन में, मतलब, और एक आप कर लीजिएगा ATM DM क्यूब वाला केमिकल यूनिट्स में। और अच्छा, अगर आप इसमें भी चॉइस दिया हुआ है, अगर ये नहीं आता तो और ये कर लें। स्टेट एंड एक्सप्लेन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, हो जाएगा ग्राम्स लॉ, तो उसको एक्सप्लेन कर देना पूरा, डेरिवेशन वगैरह उसकी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बफर सॉल्यूशन। ओके, ये आ गया हमारा चैप्टर 9। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, डिफाइन बफर एक्शन, एक्शन ऑफ बफर लिखा था हमने। गिव 4 एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, हमने 6 एप्लीकेशन लिखे, कोई 4 लिख दो उसमें से। हो गया, ये सवाल भी डन हो गया। अभी तक कुछ चॉइस में छोड़ा नहीं है हमने, सब आता है, ठीक है? ये कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको इससे कि तो सब आ रहा है। और वाला भी आ रहा होता है कि स्टेट ब्रॉन्स्टेड-लुरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, तो वो तो एसिड प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर। व्हाट इज मेंट बाय कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, गिव एग्जांपल। एग्जाम्पल की सूरत में आप लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बताइए। जब एग्जाम्पल हम करेंगे तो राइट साइड पे हम कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस बता देंगे। पता नहीं सबको कैसे आता है? हाइड्रोनियम कॉन्जुगेट जैसा एसिड हो जाता है। क्लियर है? हो जाएगा ये सवाल भी। क्वेश्चन 4, ओके, ये एक न्यूमेरिकल है, वेंडर वॉल इक्वेशन का न्यूमेरिकल आ रहा है, और 2 ही न्यूमेरिकल थे, बुक के न्यूमेरिकल डायरेक्ट लगा रहे। 2 मोल्स ऑक्सीजन गैस N इक्वल टू 2 इज केप्ट इन अ वेसल ऑफ, वॉल्यूम हमारे पास है 15.5 dm³ एट अ टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इफ गैस बिहेव्स एज आइडियल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जनरल गैस इक्वेशन लगा लेते हैं। PV इक्वल टू nRT, यहाँ से आ जाएगा प्रेशर, और B लिख रहे हैं गैस बिहेव्स एज नॉन आइडियल, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा जनरल गैस वो वेंडर वॉल इक्वेशन P + AN² अपॉन V², उसके बाद V - NB इज इक्वल टू, यहाँ से निकल जाएगा प्रेशर। बाकी देखो A और B की वैल्यू दी हुई है, A की वैल्यू B की वैल्यू। बुक का सवाल है एग्जैक्ट, मैं नहीं सॉल्व कर रहा इसको, ठीक है? नीड तो नहीं है सॉल्व करने की, ये हर की कॉपी में किया हुआ है, और बुक का सवाल है, बुक भी खोलेंगे, एग्जाम्पल है बुक की, पूरा सॉल्व हुआ है बुक में ये एग्जाम्पल में, ठीक है? तो कोई नया मिलेगा बेटा तो सॉल्व करूँगा सिर्फ, जब आप बोलेंगे सर ये सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है? अदरवाइज वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम इन दीज थिंग्स, ठीक है? और द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड ओवर वाटर, ओके, ये चैप्टर नंबर 4 से आ रहा है, कलेक्टेड ओवर वाटर वाला सवाल है ना, कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड ओवर वाटर एट 24 डिग्री सेल्सियस एंड 762 mm of Hg pressure is 1280 cm³. Calculate the mass of oxygen gas in gram obtained. The pressure of water vapor at 24 डिग्री सेल्सियस इज 22 mm of Hg, मतलब वेपर, सॉरी, प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है, इसके मतलब ये प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस दिया हुआ है ना, या पढ़ा है हमने ये वाला सवाल, मॉइस्ट गैस वेट गैस, मास निकालना है, जनरल गैस इक्वेशन, बुक का सवाल है ये भी। जनरल गैस इक्वेशन लगेगी PV इक्वल टू nRT, है ना बेटा? PV इक्वल टू nRT लगेगा, इसको ओपन कर दोगे तो PV इक्वल टू स्मॉल m RT अपॉन कैपिटल M, स्मॉल m आ जाएगा PVm अपॉन RT। क्लियर है? अब सिर्फ यहाँ पर काम एक ये होगा कि यहाँ डायरेक्ट प्रेशर पुट नहीं होगा, ये जो प्रेशर यहाँ पर तुम पुट करोगे वो क्या होगा, 762 में से 22 को माइनस करना पड़ेगा, तो वो ड्राई गैस का आएगा, फिर ATM में कन्वर्ट करके यहाँ पर पुट करेंगे प्रेशर, बाकी सारी चीज़ें गिवन है, हो जाएगा ये काम। बुक का सवाल है ये, क्या हुआ सबने?
तो वो एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो पढ़ा था ना हमने, ये वो है प्रेशर ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वाटर। बोलिए पक्की बात हो जाएगा, सब सही है? हाँ नहीं किया भाई, ये हुआ है ना भाई, पक्की बात, ठीक है। जो मुझे याद आ रहा है, किया है वो यकीनन किया हुआ होगा ये, ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे याद नहीं रहे कि बुक का सवाल है कि नहीं है, क्योंकि बुक के तो मैंने सारे सवाल कराए A to Z जितने भी हैं। ऊपर करें, डिफाइन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। डेफिनेशन देखते हैं कितनी हमने की हुई है। परसेंटेज की डेफिनेशन हुई भी है, सिग्निफिकेंट फिगर, बॉन्ड ऑर्डर तो हो गया। हाँ ये देखो ये फंसा, तो MCQs में भी आ रहा है और याद में भी डालने कराना पड़ेगा। रेट कांस्टेंट ये तो हो जाएगा। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन हुआ है। लंडन डिस्पर्जन फोर्स LDF, लिमिटिंग रिएक्टेंट, बॉन्ड लेंथ, एलोट्रोपी, डायपोल मोमेंट, बस ये रह गया ना। क्रिटिकल टेम्परेचर इसको कर लेंगे अभी हम, फिलहाल इसको माइंड में रखना है कि एक चीज़, एक डेफिनेशन रहती है वो करा दूँ, ठीक है। तो एक ही टॉपिक मैंने छोड़ा था वहाँ से जिसको आ भी रहे आप, ये देखो इसके MCQs में भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, जबकि इसमें एनी 4 लिखा हुआ है। सारे नहीं करने, 11 दिए मेरे को 4 करना है, तो वैसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि हम छोड़ेंगे नहीं, अभी हमें सारा करना है, हमें पूरा पेपर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 ग्राम हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स विथ 40 ग्राम ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड कैलकुलेट द मास इन ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस एट STP। ओके, अच्छा ये देखो, ये सब टॉपिक तो है चैप्टर 1 का, लेकिन सवाल शायद कोई न्यू है इसके अंदर ना। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 60 ग्राम हाइड्रोजन सल्फाइड को बर्न किया जा रहा है 40 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, कि हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन दोनों के मासेस गिवन कर दिए गए हैं और इक्वेशन दे दी गई है। कह रहा है आइडेंटिफाई करें लिमिटिंग रिएक्टेंट को, कौन सा लिमिटिंग है दोनों में से, और कैलकुलेट करें मास इन ग्राम और वॉल्यूम जो SO2 गैस के इसके अंदर हमारे पास प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है 60 ग्राम हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स विद 40 ग्राम ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड कैलकुलेट द मास इन ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट STP। ठीक है, देखो जब हम इसका डेटा बनाएंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन का, जब हम इसका डेटा बनाएंगे तो सबसे पहले इक्वेशन दोबारा लिखेंगे। अब जिनको चैप्टर 1 रिपीट करना है तो वो भी देख लें, इससे स्टोमेट्री। तो 2H2S प्लस 3O2, ये बन गया 2H2O प्लस 2SO2। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स गिवन है, H2S और O2, जबकि हमें SO2 को बताना है कि वो कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा और उसका वॉल्यूम बताना है। तो अगर हम इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इक्वेशन में हमें क्या चीज़ गिवन है, और सेकंड उसके बाद हम बात करेंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। इस तरह से किया जाता है। एक कैलकुलेटर दे दें, ठीक है। अब 2H2 है, सबसे पहले तो बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, ये 68 निकल गया, ठीक है, 68 ग्राम, और ये हो गया हमारा 32 2 ज़ा 3 ज़ा 96 ग्राम निकल गया, और ये गया 64 2 ज़ा 128। और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपके पास के H2S आपका 60 ग्राम है और ये लिया जा रहा है आपका 40 ग्राम, और आप बताइए ये कितना ग्राम बनेगा, तो x ग्राम बनेगा। तो ये हमें मालूम करना है, तो 2 बार x आएगा, एक बार चूँकि लिमिटिंग रेट का सवाल है तो एक बार H2S के ज़रिए निकालेंगे और एक बार फिर ऑक्सीजन से हम निकालेंगे कितना सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो H2S को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो H2S को हम चेक करते हैं, तो रेशो मेथड लगाएंगे। हमें पता है कि 68:128 इज इक्वल टू 60:x। ये हो जाएगा 68/128 इज इक्वल टू 60/x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 68x इज इक्वल टू 60 × 128, x बराबर हो जाएगा 60 × 128 डिवाइडेड बाय 68, और x की एक वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी जो मैं थोड़ी देर बाद निकाल लेता हूँ। अब ऑक्सीजन को यहाँ पर देखते हैं, ऑक्सीजन के जरिए निकालते हैं। 96:128 इज इक्वल टू 40:x,
96 अपॉन 128 इज इक्वल टू 40 अपॉन एक्स। 96x इज इक्वल टू 40 इंटू 128, एक्स बराबर हो गया 40 इंटू 128 डिवाइडेड बाय 96। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, ये तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। किसका, इसका बता रहे हो, 53.33, और ये कितना आया 112.94 ओके ग्राम। तो अब हम देख सकते हैं जो कम बनता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होता है, जो कम अमाउंट ऑफ फ्लोराइड की फॉर्मेशन करता है। तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन हमारा हो गया, ये हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ये जो H2S हो गया एक्सेस रिएक्टेंट हो गया हमारा, जो मोर अमाउंट ऑफ फ्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो एक्चुअल आंसर हमारा वो आएगा जो कम आंसर होगा। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि मास इन ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ SO2 प्रोड्यूस्ड। तो मास ऑफ SO2 प्रोड्यूस्ड, तो जो मास प्रोड्यूस हुआ SO2 का वो हुआ 53.33 ग्राम। लेकिन हमसे आगे क्या पूछा जा रहा है, वॉल्यूम भी पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम भी बताइए। तो STP पर पूछा जा रहा है, तो वॉल्यूम बराबर किसकी हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिकुलर मास इंटू 22.41। तो यहाँ पर वॉल्यूम किसके बराबर हो गया, मास से हमारा हो गया 53.33 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास SO2 का 64 मल्टीप्लाई बाय 22.41। तो वॉल्यूम कितना आ गया ये हमारा 19.37 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, दो आंसर्स हमारे पास आ गए। ये हमारा कहलाता है, ये चैप्टर 1 का है। अब जो मैंने रिपीट करा दिया जिन स्टूडेंट का चैप्टर 1 नहीं पढ़ा हुआ है स्टोइचियोमेट्री, कि इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं कि दो अलग अलग रिएक्टेंट के मासेस आपके पास गिवन है और आपको जो है वो प्रोडक्ट का मास निकालना है। तो फिर आप दो बार इस तरह से रेशो मेथड अप्लाई कर लेते हैं, जिससे क्या होता है जो कम अमाउंट आता है वो आपका एक्चुअल अमाउंट होता है, उसी मास से फिर हमने क्या किया, वॉल्यूम में निकाल लिया। तो ये इसका मतलब हमारा दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास और करके एक और न्यूमेरिकल इसमें दिया हुआ है कि 6.8 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद अंडर हाई प्रेशर with excess of oxygen to produce 10.44 gram of MgO. Calculate the percentage yield of magnesium oxide. तो ये परसेंटेज यील्ड वाला सवाल हमारे पास है। ठीक है, तो इसको भी करो। परसेंटेज यील्ड पढ़ा हुआ है, चैप्टर 1 का है, लेकिन चूँकि बच्चों को रिपीट कराना है स्टोइचियोमेट्री, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज यील्ड से हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है कि 6.8 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स अंडर हाई प्रेशर विथ एक्सेस ऑफ O2 टू प्रोड्यूस 10.44 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो, परसेंटेज यील्ड का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ऊपर क्या होता है हमारे पास परसेंटेज यील्ड के, प्रैक्टिकल यील्ड होती है। तो प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, यही फॉर्मूला होता है। तो प्रैक्टिकल, तो ये जो आपको दिया हुआ है ना बेटा कि इतना ग्राम बना है MgO का, तो ये जो हमें दिया हुआ है दिस इज एक्चुअली प्रैक्टिकल यील्ड ना, प्रैक्टिकल यील्ड दिया हुआ है। और थ्योरेटिकल यील्ड क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा पहले इसमें। तो डायरेक्ट परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला इसमें नहीं लगता, तो पहले हमें इसमें थ्योरेटिकल यील्ड निकालना पड़ेगा। तो अब वो कैसे निकलेगा, तो जिस तरह से नॉर्मल स्टोइचियोमेट्री होती है, डेटा बना लेंगे। सबसे पहले तो इक्वेशन लिखते हैं 2mg प्लस O2, ये पूरा सॉल्व कर रहा हूँ मैं एग्जैक्टली ना। अब देखो, मैग्नीशियम है हमारे पास और मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब ये तो हमारे पास होगा 24 2 48, ठीक है। 48 ग्राम से कितना बन रहा है, तो ये निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 16 है ना, 80 ग्राम। और हमसे पूछा कितने जा रहे हैं कि भाई 6.8 ग्राम अगर होगा तो कितना बनेगा, तो x ग्राम बनेगा। तो ये हमारी इसमें ना थ्योरेटिकल यील्ड आएगी, जो हम लोग स्टोइचियोमेट्री से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 48 अपॉन 80 इज इक्वल टू 6.8 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 48x इक्वल टू 6.8 इंटू 80, x बराबर हो गया 6.8 इंटू 80 डिवाइड बाय 48।
कितना 11.3 ग्राम। अब ये जो हमारे पास आ गया बेटा, दिस इज एक्चुअली थ्योरेटिकल यील्ड। अब क्या होगा कि परसेंटेज यील्ड मालूम हो जाएगी। प्रैक्टिकली हमारा है यहाँ पर दिस इज कितना आ गया बताएं? हाँ, तो ये आंसर हो गया, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ये क्वेश्चन नंबर 7 है शॉर्ट में कि ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। तो सब में हाइब्रिडाइजेशन का ही पूरा नाम होता है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करना है। चैप्टर नंबर 3, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन और इथाइन। C2H4 या C2H2 का जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर उसको एक्सप्लेन कर दें। तो हमें पता है ना, जब हमने sp2 किया था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो वहाँ पर हमने उसमें इसको इथीन को डिफाइन किया था और sp में हमने इथाइन को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो वो कर सकते हो आप ये काम। तो एक में तो आपको पता है कि उसमें पाई बॉन्ड बनते हैं ना, आखिरी वाला जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है जो, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करें, उसके बाद ड्रॉ करें स्ट्रक्चर कि उसका इथीन और इथाइन का हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर, जो फूल पत्ती बनाया था हम लोगों ने, याद है ना? वो फूल पत्ती नहीं होता, आपको पता है, ऑर्बिटल्स होते हैं, उसको फिर एक्सप्लेन कर देना, हो जाएगा। ठीक है, वैसा तो ये लॉन्ग में आ रहा होता है, उन्होंने शॉर्ट में डाल दिया, कोई मसला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट राउल्ट्स लॉ। ये हमने जो चैप्टर 10 में पढ़ा है, राउल्ट्स लॉ का स्टेट करें फॉर वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड ड्राइव इट्स 3 फॉर्म्स। वो कल हमने तीनों फॉर्म ड्राइव कर ली थी, तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्लियर है। और अगर ये नहीं आता तो डिफाइन सरफेस टेंशन इज विस्कोसिटी, लिक्विड पोर्शन है। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो वो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स का जो फैक्टर है वो बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होता है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी पर। हमें पता है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है किसी मॉलिक्यूल में तो उससे सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं एक लिक्विड की, पता है ना ये बात? तो बस इसी को एक्सप्लेन करना है, आगे जाए। ये तो लिखने वाली चीज़ें हैं सारी, मतलब डाउन एरो करते हैं हम और करें। ओके, बस ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अच्छा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया था ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका आएगा। तो चार्ट वाला जो क्वेश्चन हमने केमिकल काइनेटिक्स में किया, आज भी टेस्ट में होगा ये। तो 9th ये हमारा है, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर द काइनेटिक स्टडी ऑफ अ रिएक्शन, दिस इज गिवन बाय। तो ये हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, इससे हमें क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे आएगा, देखो डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, डायरेक्टली हम इसको देख लेते हैं किस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट होगा। 3 एक्सपेरिमेंट है, 1, 2, 3। ए की कंसंट्रेशन है, बी की है रेट ऑफ रिएक्शन। 0.1 से जब 0.2 पे गए तो ये 1.525 से 2.5 हो गया। जब ये डबल हुआ तो क्या ये भी डबल हो गया? तो ए के रिस्पेक्ट हमने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गया। अब बी के रिस्पेक्ट से देखते हैं, 0.05, इससे चेंज कहाँ पर हो रहा है? यहाँ चेंज हो रहा है ना, 0.1। 0.05 को डबल करोगे तो 0.1 हो जाएगा। 2 करना है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.05 को तो 0.1 हो जाएगा ना। तो जब हम इसको डबल कर रहे हैं तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या हो रहा है, क्या ये डबल हो रहा है या 4 टाइम्स हो रहा है? 4 टाइम्स हो रहा है, तो उसके ऑर्डर, उसके रिस्पेक्ट से कौन सा ऑर्डर हो गया ये? तो 1 + 2 थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। क्लियर है? तो ऐसे सवाल देके समझ में आया था। बाकी लिखने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो मसला आसान है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कह रहे हैं ना, सवाल थोड़ा सा अलग सा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये तो हो गया ओवरऑल ऑर्डर। रेट कांस्टेंट भी मालूम कीजिए। अब ये तो नहीं किया सर हमने, रेट कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू भी मालूम कर लीजिए तो हो जाएगा। चूँकि कंसंट्रेशन दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, तो रेट कांस्टेंट मालूम हो सकता है। अब देखो बेटा, समझो पहले, डायरेक्ट यहीं पर कर रहा हूँ सॉल्व। ठीक है, आप देख लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर किसके होता है?
कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी का स्क्वायर हो जाएगा इस बार, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। के मालूम करना है तो के बराबर हो गया आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी का स्क्वायर, सही है। अब तीनों में से किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को उठा के कर लो, आंसर सेम आएगा। रेट कांस्टेंट, चूंकि हमें पता है रेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, तो तीनों में से कोई भी एक्सपेरिमेंट उठा के लगा लो, आंसर सेम आएगा रेट कांस्टेंट का। तो मैं पहला वाली ले लेता हूँ, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है पहले वाले में, 1.25, एक्सपोनेंट कितना है 4 डिवाइडेड बाय ए की कंसंट्रेशन है 0.1, बी की है 0.05 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, के निकाल लेंगे यहाँ से। फाइव एक्सपोनेंट 7, सही है। 1.25 एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.05 और इसका स्क्वायर। ओके, ये 1 2 3 4 5 6 7 यस सही है, 5.7 है, ठीक है। यूनिट क्या निकल जाएगी इसकी, यूनिट निकालनी आती है ना हमें। अब ये तो हमारा हो गया मोलैरिटी पर सेकंड, के ये हो गया मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी इंटू मोलैरिटी का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये इधर चला गया मोलैरिटी की पावर -2 और सेकंड इनवर्स। अब इसको मोल पर डीएम में चेंज भी कर सकते हैं, तो ये आंसर आ गया। क्लियर है। तो देखो ये दूसरी चीज़ में न्यू बताई ना इसमें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ रेट कांस्टेंट भी बताइए, तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट की मदद से निकाल लेंगे। सेकंड और थर्ड से भी यही आंसर निकलेगा, आप करके देख लेना, सेम आएगा। क्यों सर सेम क्यों आ रहा है सर, बिकॉज रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की वजह पर डिपेंड ही नहीं करता, तो कोई भी कंसंट्रेशन हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है। क्लियर है। और एक और अच्छा दूसरा ही न्यूमेरिकल इसी चैप्टर से दे रहे हैं कि द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ NaOCl इज दिस 2.48 एक्सपोनेंट कितना है पता नहीं, -2 लग रहा है मुझे शायद, कि -2 है ना ये शायद, ये चलो -2 लगा लेते हैं। ये रेट क्या है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। आज इसका टेस्ट भी है तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। के दिया हुआ है आपका, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ दिस रिएक्शन, मतलब कैपिटल R मालूम कीजिए, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज दिस, तो ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है आपको यहाँ, अभी तक यहाँ, अभी इसको फिलहाल छोड़ते हैं आखिर अगली लाइन को, ठीक है। इस लाइन को छोड़ते हैं अभी, सबसे पहले हमें यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर लेना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो गया, के मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ NaOCl का स्क्वायर हो जाएगा, NaOCl का स्क्वायर। रेट कांस्टेंट आ गया 2.48 एक्सपोनेंट -2। अब क्या पता कि जो पेपर में ब्लर है थोड़ा चेंज हो सकता है, तो बेटा वो मसला नहीं है। अब कोई बच्चे ने ये पेपर दिया है प्रैक्टिकल सेंटर में और वो फिर परेशान हो रहे हैं कि सर मेरा तो गया था, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो बस तरीका बता रहा हूँ किस तरह से सॉल्व होगा, वैल्यू तो कुछ भी हो। अब ब्लर्स है तो मैंने अपनी मर्ज़ी से -2 ले लिया, ठीक है। इसके बाद NaOCl कितना है हमारा, दिस इज 0.65, तो 0.65 का स्क्वायर हो गया, कितना आ गया ये रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ 0.010 मोलैरिटी पर सेकंड या मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। ये आंसर हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद अब पढ़ते हैं ये वाली लाइन, तो यहाँ तक एक आंसर तो आ गया। व्हाट विल हैपन टू द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड। तो बस इसमें शायद ये न्यूमेरिकल नहीं है, स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। तो कि जब, तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, अब देखो सेकंड ऑर्डर है ना, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज 4 टाइम्स। तो बस ये उसमें बता दें क्यों 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, चूँकि स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ये। तो कह रहे कि व्हाट विल हैपन टू द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड। तो इफ द, तो ये हमने एक अलग सवाल इस तरह का किया था, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज 4 टाइम्स बिकॉज द रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर।
तो मसला, तो ये न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं था, उन्होंने ऐसे ही एक प्रोलॉन्ग कर दिया उसको। आगे बढ़े, कोई मसला पूछना है किसी को कुछ? नेक्स्ट ठीक ऊपर करें इसको। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? और नहीं, डिस्क्राइब द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, क्रिस्टल ग्रोथ, सिमेट्री, एनाइसोट्रोपी, क्लीवेज प्लेन। देखो वैसे तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है इनको, सिमेट्री और एनाइसोट्रोपी। कोशिश करें कि सवाल को आप लीव आउट कर दें, ठीक है, इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन करके लिखना पड़ेगा और हमें थोड़ा शॉर्ट पता ही तो बेहतर। और वैसे भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने बजाय इसके कि हम रट्टा वाले को सवालात करें, तो हम इसको लीव कर देंगे अगर ये सवाल हमारा आता है, क्योंकि हमने इसको बहुत एक्सप्लेन करके नहीं लिखा है। हमने बस लिखा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, क्लीवेज प्लेन होता है, ये सब चीज़ें लिखी हमने। तो हमारे पास इतना बड़ा मटेरियल नहीं है कि 4 नंबर का सवाल इसका बन जाए हमारा, ठीक है। तो ज़रूरत भी नहीं याद करने की, हम छोड़ देंगे, ठीक है। मतलब हम चॉइसेस वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर हमारे रट्टे वाले सवाल हैं, लेकिन न्यूमेरिकल को कहीं पर मैं क्रॉस नहीं लगाऊंगा, न्यूमेरिकल में लाजमी करना जितना भी है। और डिफाइन क्रिस्टल लैटिस एनर्जी, मतलब लैटिस एनर्जी डिफाइन करें। हाउ कैन यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ Na प्लस साइन। ये देखो, ये सवाल भी हम नहीं करेंगे, दोनों ही नहीं, इसका चॉइस और वाला भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको Na प्लस Cl माइनस साइन निकालने का तरीका नहीं सिखाया, तो वो चीज़ मैंने छोड़ी थी, तो वो ये सवाल हमारा ऐसे ही निकल गया ना। ये करेंगे ना इसका और वाला, दोनों ही नहीं करना हमें, ठीक है। क्वेश्चन 11 देखते हैं। डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये तो हो जाएगा, पहले ही सवाल है केमिकल काइनेटिक्स का। मेक द लिस्ट ऑफ फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, मुझे लगा कि लॉन्ग वाला सीखा, ये लॉन्ग का सवाल फिर उन्होंने शॉर्ट में डाल दिया। कह रहे हैं कि भाई लिस्ट बताएं फैक्टर्स कितने हैं और किसी 2 फैक्टरों को बस क्या करें एक्सप्लेन कर दें। तो ऐसा भी करते हैं बोर्ड वाले कि लॉन्ग का सवाल उठा के शॉर्ट में डाल दिया। कह रहे भाई 6 फैक्टर नहीं करें, 2 फैक्टर डिफाइन कर दे, तो शॉर्ट हो गया अभी। तो हो सकता है कुछ भी कर सकते हैं, आपको पता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग का टॉपिक लॉन्ग के टॉपिक को शॉर्ट भी बनाया जा सकता है इस तरह से कि 6 फैक्टर को 2 फैक्टर कर दिया भाई, शॉर्ट हो गया, ये सही है। इसका मतलब ये सवाल लॉन्ग में नहीं मिलेगा आपको, अब कुछ और मिलेगा इसकी जगह पर। और डिफाइन कैटलिस्ट एंड डाइट इट्स टाइप। कैटलिस्ट और उसके 4 टाइप्स, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट। एक्सप्लेन होमोजेनस कैटालाइसिस एंड हेटेरोजेनस कैटालाइसिस विद 1 एग्जांपल ऑफ ईच। हो जाएगा ये तो हमने किया हुआ आज, टेस्ट है इसका पूरा, लास्ट टॉपिक है ये। 12 है 150 ग्राम SO3 इज कन्फाइंड इन अ कंटेनर एट STP। फाइंड मोल्स। इससे एक जूम आउट करें ज़रा, शायद या राइट कर दें इसको थोड़ा राइट भी कर दें, ओके सही है। 150 ग्राम्स SO3 इज कन्फाइंड इन अ कंटेनर एट STP। मास दिया हुआ है SO3 का, जिसको एक कंटेनर में हमने कन्फाइन किया हुआ है STP पर। फाइंड मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ SO3 गैस एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। एक एक करके 4 चीज़ें अलग अलग पूछ ली हैं इस पर, ठीक है। मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, यहीं पे कर लेता हूँ, देखें ताकि जल्दी हो जाए। 150 ग्राम SO3 जो है वो कंटेनर में है। सबसे पहले इसका मोल बताओ, मोल तो डायरेक्ट निकाल देता हूँ। मोल बराबर किसके होते हैं बेटा? मास अपॉन मोलर मास। तो ये हमारे पास मास कितना है इसका 150, और मोलर मास कितना आ गया इसका SO3 है ना 32 + 48 80 है। कितना आ गया मोल इसका 1.875 मोल। एक आंसर तो आ गया, समझ में आ गया मोल। अगला बोल रहे हैं कि बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एवोगाड्रो नंबर, कल सिखाया था आपको दोबारा से। नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होता है। अच्छा अब देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों तरह से मालूम कर सकते हैं। अब मास भी है, मोल भी है। मोल से ज़्यादा आराम से हो जाता है, क्योंकि मोल से ज़्यादा आराम से कैसे हो जाता है, मोल इंटू एन है, वरना मास अपॉन मोलर मास इंटू एन से भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 1.875 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23 कितना आ गया बोलो 1.24 मॉलिक्यूल्स। गुड। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ SO3 गैस STP पर। ओके, तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है? मोल से मास से दोनों से मालूम हो सकता है, मोल से ही कर लो जल्दी हो जाएगा। मोल मल्टीप्लाई बाय 22.41, मोल आ गया हमारा 1.875, 22.41 से मल्टीप्लाई कितना आ गया वॉल्यूम
कितना 42.01 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम की तादाद भी बताइए उसमें कितनी होगी। अब ये थोड़ा सा लॉजिकल हो गया। चलो भाई देखते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे निकलेगा बेटा, देखो ये हमने किया था चैप्टर 1 में। इतने मॉलिक्यूल है बेटा किसके भाई, SO3 के। अब SO3 के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का कितना एटम है, 3 एटम है। एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है SO3 का, इसमें ऑक्सीजन का कितना एटम है, 3 एटम है। तो इतने मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से कर देंगे ना भाई। पता है ना, ये किया था हमने ऐसा सवाल। तो देखो पिछले बता रहा हूँ, फॉर्मूला लिख देता पूरा कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कैसे आ जाएगा, कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आया हमारे पास किसका भाई, SO3 का, और मल्टीप्लाई इसको किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे। 3 से क्यों कर रहे हैं, चूँकि एक मॉलिक्यूल में अगर 3 एटम है तो इतने मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा। मैथमेटिक्स के अगर मैथ का थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो क्या 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं समझ में आ रही बात। अगर एक बंदे के पास 3 रुपया है तो इतने सारे बंदे के पास कितना रुपया होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो इतना रुपया होगा। नहीं समझ में आ रही बात, सिंपल है। तो आप n मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो क्या हो जाए, कितना 24, ठीक है, एटम्स आ जाएगा इस बार। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा मज़ेदार दे दिया उन्होंने, जो है भी ऐसा नहीं कि बुक से आउट है। चैप्टर 1 में किया हमने ऐसा, MCQs था पहले ही, MCQs ऐसा था, बस खत्म होने वाला है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। अब तो आगे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस सिर्फ थ्योरी है। डिफरेंशिएट करना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड अमरफस सॉलिड में हो जाएगा। डिफरेंशिएट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी, ये नहीं हो सकेगा, ये नहीं हो सकेगा चूँकि मैंने लिखा है नहीं। आप चाहो तो उसको लिख लो कहीं पर, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखा दूँगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी, ये चीज़ मिल गई ना, कि एक और चीज़ मिल गई कि क्रिटिकल टेम्परेचर के अलावा ये भी लिखाना है सर आपको। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हो जाएगा डिफरेंस। लायमन सीरीज बाल्मर भी कर लेंगे। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, वैसे तो ये उसमें से हो जाएगा, पोलर नॉन पोलर जो मैंने बताया था ना, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वहाँ से हो जाएगा। एक सॉल्युबल इन वाटर होता है, एक इनसॉल्युबल इन वाटर, एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है, खुद भी कर लोगे तो ऐसा मसला नहीं है। आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा डिफरेंस। आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल कल ही लिखाया है। लाइन स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस में हो जाएगा, बस एक नहीं होगा और, तो वो कर लेंगे हम लोग। सेकंड वाला लिख लो, मैं लिखा दूंगा, ठीक है। तो ये भी फ़ायदा होता है पेपर सॉल्व करने का, हमें पता लगता है हमें और क्या पढ़ना चाहिए इसके अलावा जहाँ तक पढ़ रही है। और सवाल दिखाएं। यस, ठीक है। गिव रीज़न फॉर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। रीजन्स हैं यहाँ पर कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज दिस इंस्टेड ऑफ दिस एंड कॉपर इज दिस इंस्टेड ऑफ दिस, कि आखिरकार ऐसा होता क्यों। जैसे हमने देखा कि क्रोमियम का D4 के बजाय D5 हो जाता है, कॉपर का D9 के बजाय D10 होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा क्यों देते हैं, D9 से D10 क्यों करते हैं, टू एक्वायर स्टेबिलिटी। सिंपल ना, तो टू एक्वायर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कि D10 जो होता है ना, D10 और D5 जो होता है, जब D फुल फिल होता है या जब D हाफ फिल होता है, पता है मैंने बताया था आपको, ये D फुल फिल होता है, हाफ फिल होता है तो स्टेबल होता है। ये मैंने उसको वर्डिंग में अल्फाजी नहीं करवाई थी, बट समझाया था आपको। थोड़ा सा खुद भी बना के लिख दो यार, 1-2 लाइन क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, टू एक्वायर स्टेबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज नेग्लिजिबल। सॉलिड को क्यों कंप्रेस नहीं किया जा सकता, खुद अब ये तो खुद ही से लिखना पड़ेगा। क्यों नहीं कर सकते सॉलिड को कंप्रेस, क्यों नहीं दबा सकते उसको। इंट्रामोलिकुलर जो उनका जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। इंग्लिश में लिख दोगे उसको, द इंट्रामोलिकुलर स्पेस इज़ वेरी स्मॉल या वेरी लेस, इस तरह से। फ्री फॉरेन ड्रॉप, ये तो रट्टा मारा होगा स्फेरिकल वाला, सरफेस टेंशन में। रिएक्शन रेट ऑफ पाउडर जिंक इज फास्टर देन चंक्स ऑफ जिंक, ये उसमें सरफेस एरिया ऑफ लिखा ना इसमें हमने। लिक्विड गिव्स कैपिलरी रिएक्शन, हो जाएगा कैपिलरी रिएक्शन। लिक्विड राइज इन द कैपिलरी ट्यूब। CO2 इज नॉन पोलर बट SO2 इज पोलर, ये लीनियर है, ये एंगुलर है, स्ट्रक्चर का फर्क है, पता है ना ये तो ये रीज़न चाहे तो कर सकते हैं। इसमें क्या है कि 2-3 लाइन आपको लिखनी पड़ती है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, हो जाएगा फिनोमिना। छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हम ये लफाजी है, बेहतर है कि हम न्यूमेरिकल करें। नेक्स्ट है स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन, ये तो मैट्रिक वाला सवाल है। लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट करें।
हाउ इज केसी यूज टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन? पढ़ा था एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, केसी की वैल्यू वेरी लार्ज हो, वेरी स्मॉल हो, मॉडरेट हो तो क्या होगा, ठीक है, हो जाएगा। और व्हाट आर एक्सरेज, चैप्टर 2, एक्सरेज क्या होता है? डिस्कस द हेनरी मोजले वर्क ऑन रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एंड एटॉमिक नंबर। रिलेशनशिप जो बताई थी एक्सरे और एटॉमिक नंबर के बीच में, तो एक्सरे का टॉपिक के साथ ही हुआ था, तो वो हो गया। तो एक्सरे का टॉपिक पूरा, उसमें एक्सरे को डिफाइन कर दो, उसकी वो बता दो कैसे प्रोड्यूस होता है वो, उसके बाद फिर आप बता दो कि एक्सरे का एटॉमिक नंबर के साथ क्या रिलेशनशिप है। याद है वो मोजले का जो नाम लिखवाया था, हेनरी मोजले, तो वही वाला ये रट्टा है, इसको तो याद करके लिखना है। सही, आगे बढ़ो। चलो जल्दी से ज़रा सेक्शन सी देख लेते हैं, आगे ना सारे स्टूडेंट्स क्लास में। 3 है, स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन करने होते हैं उसमें बेटा, 3 4 2 3 सवालों को 2 करने, जिसका A करना है उसका B भी करना होगा। अब लोग पूछेंगे और करके आ रहा है, तो पेपर में से और करके नहीं आता, एक ही सवाल होता है। तो ये याद रखिएगा कि पीसी का पेपर थोड़ा आसान होता है इस लिहाज से कि और किया हुआ होता है, तो वो ईजी हो जाता है। 3 है, राइट द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, हो जाएगा। ड्राइव एन एक्सप्रेशन, ये तो आना ही आपको पता है, बोहर की मैंने तो बन नहीं सकता लॉन्ग क्वेश्चन। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एन शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम के, और ये के इलेक्ट्रिक नहीं, सॉरी कैनेटिक एनर्जी, के ही मैंने के इलेक्ट्रिक बोलो, कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, तो हो जाएगा ना ये। डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, कहाँ चला ये बटन दबाए, वापस जाएं सेक्शन सी पर, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपसे कह रहे हैं कि भाई बोहर एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट बता दें, हो जाएगा ये। एनर्जी को ड्राइव कर दें, एनर्जी ड्राइव हो जाएगी, ठीक है। इन द एन शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम और कैनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, इसका मतलब आपको डायरेक्ट एनर्जी ड्राइव करना है, रेडियस ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। के ई प्लस, मतलब कैनेटिक एनर्जी पोटेंशियल दिया हुआ है ना, के ई प्लस पी करके जो मालूम करते हैं, वहाँ से शुरू करना है। बहुत सारे बच्चे ना बिल्कुल जीरो से स्टार्ट से शुरू कर देते हैं, वो रेडियस से, तो रेडियस नहीं करना है, रेडियस अलग डेरिवेशन है, एनर्जी अलग है, क्लियर है बेटा। तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा उसमें आपका। सिर्फ एनर्जी ड्राइव करनी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली हेडिंग करनी है, क्लियर है। और इसके बाद और क्या करना है इसी सवाल में, डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये आ जाएगा, ये भी न्यूमेरिकल किया था हमने इसके साथ। और राइट द पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस, तो ये भी और में दे दिया, तो जिसको जो आता होगा वो कर लेगा। लेकिन पेपर में याद रखिए कोई एक आएगा, तो रेडियस आएगा या एनर्जी आएगा, दोनों नहीं आता है, और करके नहीं आता है पेपर में, ठीक है। ये सवाल अभी तो बड़ा आसान हो गया। बी अब ए आएगा तो बेटा इसका बी भी आना चाहिए आपको, वरना ये सवाल बेकार हो जाएगा। डिफाइन सस्पेंशन एंड कोलॉइड, सस्पेंशन और कोलॉइड को डिफाइन करें, ये काम तो हो जाएगा। राइट 5 प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये भी हो जाएगा, है ना, किया है ना चैप्टर 10 में। आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ 35% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट दिस टेम्परेचर। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 17.5। ओके, अच्छा ये देखो, ये पहला सवाल है जो यहाँ पर उन्होंने रॉन्गली प्लेस कर दिया है। ये कंसंट्रेशन का सवाल है जो कि हमारा सिलेबस से रिड्यूस है, आउट है, ठीक है। हमने मोलैलिटी परसेंटेज, ये परसेंटेज वाला जो सवाल है ना, वेट बाय वेट परसेंटेज, ये हमने नहीं किया है। चैप्टर 10 में हमने जो न्यूमेरिकल्स करने हैं वो राउल्ट्स लॉ के करने हैं, राउल्ट्स लॉ के करने हैं, और मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन वाले नहीं करने। मैंने बताया था ना आपको, ये रिड्यूस से आ गया है, तो कोई मसला नहीं है, बोर्ड एग्जाम में आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चूँकि इतना कन्फ्यूजिंग है ना रिड्यूस सिलेबस के, अक्सर टीचर भी परेशान हो जाते हैं पेपर बनाते हुए कि क्या दे और क्या नहीं दे, क्योंकि क्लियरली मेंशन नहीं है ना। जैसे उन्होंने बताया, दिखाया मुझे कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आया हुआ है उसमें, जबकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी रिड्यूस है, जबकि इंपॉर्टेंट में आया हुआ था, आपने दिखाया था। तो ये कुछ होता है, कभी कभार टीचर भी कंफ्यूज हो जाता है इस हवाले से। तो ये हमारा रिड्यूस सिलेबस का आया हुआ है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 3 का ए, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, हो जाएगा ये काम। एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेनिंग फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम, एनी 2। कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करें शेप ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो सेंट्रल एटम में, कोई 2 करें। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। अब 3 बॉन्ड पेयर मतलब बताया था ना AX3, याद है AX3, तो ये हमारा ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा। इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे, कोई एक एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल क्या ले लिया आपने, BF3 ले लिया,
और भी ले सकते हैं, सबसे आसान ये था, इसको इसके शेप को एक्सप्लेन कर दिया, ट्रायगोनल। 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, AX2, यही होगा बेटा। इसमें सबसे आसान एग्जांपल क्या की थी हमने, वाटर H2O। तो एंगुलर आ जाएगा, एंगुलर बैंड 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल, क्लियर है। अच्छा ये जो आ रहा है ना, अच्छा कोई दो करना है कि 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। अब ये आ गया AX3 और 1 लोन पेयर। इसके लिए क्या एग्जांपल की थी हम लोगों ने, NH3 की अमोनिया की, 107 डिग्री बॉन्ड एंगल स्ट्रक्चर हो गया ट्रायगोनल पिरामिडल। सही है, हो जाएगा ये काम। मतलब वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट लिखें और इन 3 में से किसी 2 का स्ट्रक्चर बना दें, एक्सप्लेन कर दें वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्या है ना, हमने बहुत सारे किए हमने। तो ये तो फेमस बताया था आपको, जो है 5 बताया था ना, 5 याद रखें तो मसला आगे। तो इस तरह से ना बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या दे दिया है, तो ये उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे बढ़ाएं। अब इसका बी पोर्शन क्या है, अब देखो मैंने बताया ली चैटलियर्स प्रिंसिपल लास्ट में देंगे। स्टेट ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, एक्सप्लेन हाउ वी कैन गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया इन द हेबर प्रोसेस बाय अप्लाइंग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। क्लियर हो जाएगा ये काम, हेबर प्रोसेस आ गया। 1 मोल ऑफ PCl5, अच्छा न्यूमेरिकल भी डाल दिया इसके साथ ही, वो Kc वाला। 1 मोल PCl5 को इंट्रोड्यूस किया गया है वेसल में 10 dm³ के टेम्परेचर पर, इक्विलिब्रियम पर। ये सब मौजूद थे। कैलकुलेट Kc एंड Kp फॉर द रिएक्शन। ओके ये अच्छा, इसमें ना 2 सवाल को मिक्स किया गया। ये सवाल को मुश्किल नहीं है, आसान सा सवाल है। आइस टेबल नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, क्या बोल रहा है कि 1 मोल PCl5 को इंट्रोड्यूस किया गया है, नहीं बनेगी आइस टेबल। इंट्रोड्यूस इनटू अ वेसल ऑफ 10 dm³ एट 250 डिग्री सेल्सियस एट इक्विलिब्रियम 0.465 मोल्स ऑफ Cl2 वाज प्रेजेंट। कैलकुलेट Kc एंड Kp फॉर द रिएक्शन। ओके अच्छा, इस सवाल को भी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये सवाल आइस टेबल बनेगा, थोड़ा लंबा सवाल है, ठीक है। बाकी चीज़ें निकालते हैं पहले। 5 है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। रियल गैस इस आइडियल बिहेवियर से डेविएट क्यों करती है, क्या कॉज है, वो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। ड्राइव वेन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेज बाय करेक्टिंग वॉल्यूम एंड प्रेशर। पूरा इक्वेशन वो वेन डर वाल इक्वेशन कर देना है। डेरिवेशन पूरी की थी ना हमने, उसकी वॉल्यूम करेक्शन, प्रेशर करेक्शन, ये सब करना है। बी पोर्शन है, राइट पोस्टुलेट ऑफ MOT की पोस्टुलेट कर ले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। ड्रॉ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 और O2 मॉलिक्यूल डिटरमाइन इट्स बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन, ये सब किया हुआ हमने। MOT हो जाएगा। और डिफाइन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी, चैप्टर 2 किया है ना, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी दोनों में बताया था। और प्रॉपर्टी अल्फा बीटा गैमा रे के लिखना हो जाएगा ये काम। नेक्स्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, चैप्टर 4। गिव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ, वही प्रेशर ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वाटर। क्लियर है, और नीचे करें, खत्म है सवाल, हो गया ना, तीनों हो गए लॉ, एटॉमिक मास दिए। ओके थोड़ा ऊपर करें, और करें, ठीक है, बस रोक दें। अच्छा अब ये जो सवाल ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये सवाल की बारी आ गई, इसके साथ हमारा पूरा पेपर एंड हो जाएगा। तो 1 मोल ऑफ PCl5 वॉज इंट्रोड्यूस इनटू अ वेसल ऑफ 100 dm³ एट 250 डिग्री सेल्सियस। इक्विलिब्रियम पर 0.465 मोल Cl2 का प्रेजेंट था। कैलकुलेट Kc एंड Kp फॉर द रिएक्शन। अच्छा अब कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ PCl5 वॉज इंट्रोड्यूस इनटू अ वेसल। अच्छा पहले देखो सॉल्यूशन करते हैं, बल्कि पहले हम इसको डेटा बनाते हैं ना, ध्यान से समझ ले। आखिरी सवाल करा रहा हूँ, 5 मिनट है हमारे पास, हो जाएगा इसमें। कि PCl5 ये बन रहा है PCl3 प्लस Cl2। अब देखो इसको इंट्रोड्यूस किया गया है वेसल में ना, तो ये हमारा इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है, तो आइस टेबल बननी है इसके अंदर। इक्विलिब्रियम पर सारी चीज़ें नहीं दी जा रही है, तो कैसी नहीं मालूम होगा अभी। तो आइस टेबल बनाने के लिए आइस पता है ना, ICE लिख देते हैं आइस, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन, अब PCl5 कितना है, 1 मोल है, लेकिन लीटर भी दिया हुआ है 10, तो डिवाइड कर देंगे 10 से बेटा, कितना आ जाएगा, ये 0.1 आ जाएगा कैपिटल M, और ये 0 हो जाएगा। अब ये -x, ये +x, ये +x, ये 0.1 -x, ये करना आता है सबको। अब आगे कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर तो काट दो ना भाई, टेम्परेचर किसी काम का नहीं है फिलहाल, तो Kc अभी हम कह रहे Kc निकालेंगे, कैलकुलेट Kc। इक्विलिब्रियम पर कह रहे 0.465
मोल्स Cl2 के मौजूद थे, तो Cl2 के मोल कितने पे 0.465 इसके मोल्स मौजूद थे। अब इसको डिवाइड किससे कर दिया 10 से, तो इसका भी क्या आ गया, तो इसका भी हमारे पास क्या आ गया भाई, तो मोलैरिटी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी ये 0.0465 कैपिटल M। समझ में आ गया बात सबको। अब देखो x की ये वैल्यू आ गई, तो ये भी x में तो यही होगा ना भाई, ये भी कितना हो जाएगा 0.0465 मोलर हो जाएगा, सारे x एक जैसे। और ये कितना हो जाएगा 0.1 माइनस 0.0465, कितना हो गया ये बताएं। 0.0535 मोलर, सही है। तो बेटा देखो अब आगे इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन सारी, अब कैसे मालूम हो जाएगा। अब सॉल्यूशन देखो, केसी किसके बराबर होता है, केसी बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है, PCl3 है, Cl2 है, और क्या है PCl5 है। तो कितना आ गया, PCl3 हो गया हमारा 0.0465 डिवाइडेड बाय 0.0535, कितना आ गया ये, .04। ठीक है, यूनिट में हमारे पास सिर्फ मोलैरिटी आ जाएगी यूनिट में। समझ में आया सबको कैसे कैसा है आई स्टेबल बनी इसमें। अब आगे क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं Kp भी मालूम करो। Kc आ गया तो Kp आ सकता है उससे, फॉर्मूला याद है किसी को, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT, याद है फॉर्मूला डेल्टा N। तो Kc आ गया हमारे पास 0.04, R क्या है 0.0821, टेम्परेचर दिया हुआ, अब तो अभी को टेम्परेचर का काम आ गया उसमें 250 डिग्री, मतलब सेल्सियस में, केल्विन में कितना हो गया 250 प्लस 273 करो, कितना हो गया टेम्परेचर 523 और डेल्टा N मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो 2 - 1 हो गया, तो 1 आ जाएगा। निकालो कितना आ गया Kp 1.717। यूनिट क्या निकल जाएगा ATM, सब तीनों ATM है ना, तो ATM से ATM कैंसिल, तो एक ATM आ जाएगा। समझ में आया सबको, बस ये सॉल्व हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये हमने किया था ऐसे सवाल, आप देखो तो इसमें 2 सवाल को मिक्स कर दिया है, मतलब आई स्टेबल वाले सवाल को और Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा N वाले, तो एक नया सवाल बना दिया उन्होंने 2 को मिक्स करके। ठीक है, तो ये हमारा PC का कॉम्प्रिहेंसिव हो गया।